हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इंटर के एक महत्वपूर्ण पॉइंट समास के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कि 3 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बारे में हम पूरा विस्तार से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कारण है कि कल ही एग्जाम है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक, जो भी पकड़ने वाला ट्रिक होता है कि ये कौन सा समास है, शब्द जैसे दे देता है। मान लिया जाए दे दिया त्रिभुवन, और पूछेगा कि ये कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दे देगा। द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुव्रीहि, और चौथा दे देगा इसी तरह तत्पुरुष। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि त्रिभुवन द्विगु है कि बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष? इससे 2-3 प्रश्न जरूर पूछता है दोस्तों। तो आप लोगों का ये 2-3 प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आप लोग धड़ाधड़ ये पकड़ेंगे कि त्रिभुवन कौन सा समास है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइप बताएंगे, जो बेसिक टाइप होगा उससे आप लोग आसानी से पकड़ लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं आपका द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में जानते हैं कि द्विगु समास में किस प्रकार का ऑप्शन आता है जो कि द्विगु समास होता है। तो देखिए, द्विगु समास में हम लोग याद रखेंगे कि द्विगु समास में हमेशा संख्या शब्द से कोई शब्द स्टार्ट हो, शुरू हो, तो उसे हम लोग द्विगु समास समझेंगे। मतलब संख्या शब्द से अगर कोई शब्द स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जैसे यहीं पर दिया है, अभी एग्जाम्पल में बताए थे त्रिभुवन, मतलब 3 भवनों से मिलकर, मतलब त्रिभुवन। तो त्रिभुवन एक द्विगु समास है। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से मिलकर जो बना हो उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो वो भी एक द्विगु समास में आएगा। उसी प्रकार पंचवटी, 5 वटों से पंचवटी। तो देखिए यहाँ पर 5 आ गया। ये एक संख्या है, संख्या शब्द है, तो संख्यावाचक शब्द है, तो ये एक द्विगु होगा। ठीक, इसी प्रकार और लिया जाए चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ पर 4 का बोध हो रहा है, तो 4 मतलब कि ये एक संख्या है, तो ये एक द्विगु समास है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर लिया जाए नवरत्न, मतलब 9 रत्नों वाला नवरत्न, तो ये भी एक 9, ये क्या है, संख्या है, तो ये भी द्विगु होगा। द्विगु समास के अंतर्गत इसको भी रखा जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं द्विगु के बाद द्वंद्व समास, कि द्वंद्व समास क्या होता है और द्वंद्व समास को पकड़ने के लिए क्या नियम है, क्या ट्रिक है, उसके बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का द्वंद्व। तो द्वंद्व के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि 2 शब्द हो, मतलब कि वह शब्द 2 शब्दों से बना हो और वो दोनों शब्द एक दूसरे के ऑपोजिट हो, मतलब कि एक दूसरे के विलोम हो, तो उसको हम लोग द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। मतलब कि वैसा शब्द जो एक दूसरे के विलोम से बना हो, तो उसे द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि रात दिन, जैसे हम लोग ले लेते हैं रात और बीच में डैश भी रहता है दिन। इसका द्वंद्व का असली पहचान है, देखिए इससे पता चलेगा या इसके ऑपोजिट है। देखिए रात का विलोम दिन होता है, अतः यह
क्या है, तो द्वंद्व समास है। ऑपोजिट सिर्फ देखिएगा, ऑपोजिट शब्द लग जाएगा, विलोम शब्द दिखाई देगा, विलोम है ये, विलोम रात का दिन, विलोम है, तो विलोम है तो ये एक द्वंद्व समास है। इसी प्रकार देखा जाए राजा रंक, राजा रंक, तो देखिए ये भी है और ये एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि रंक मतलब होता है हम एक गरीब होता है, रंक मतलब होता है गरीब, तो राजा का उल्टा रंक मतलब गरीब, तो ये विलोम है, विलोम है तो द्वंद्व है। तो आपको द्वंद्व भी समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास के अंतर्गत किसको लेंगे। इसी प्रकार ले लिया जाए लोटा डोरी, लोटा डोरी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, लोटा डोरी भी द्वंद्व समास का अंतर्गत आएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग, जानते हैं अगला अवयव भाव, अवयवी भाव समास, इसके अंतर्गत सामान्य समास, इसके अंतर्गत कौन से शब्द को हम लेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं, जिससे हम लोग कि अवयवी भाव समास अगर आ जाता है हम लोगों के परीक्षा में, तो उसको हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे, उसका ट्रिक और उसका नियम क्या है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। तो वो है वैसा समास जिस शब्द में आगे वाला शब्द एक उपसर्ग का काम करे, वो एक अवयवी भाव समास के अंतर्गत माना जाता है। मतलब कि वह शब्द जिसके आगे एक उपसर्ग हो, उपसर्ग लगा हो, तो उसे अवयवी भाव समास के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि यथा शक्ति, यथा शक्ति, तो देखिए यहाँ पर यथा शक्ति, यथा, यथा जो है एक उपसर्ग है, एक उपसर्ग है, अतः यह अवयवी भाव, अवयवी भाव समास है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार प्रतिमान, प्रतिमान, तो देखिए इसमें प्रति जो है एक उपसर्ग का काम कर रहा है, उपसर्ग का काम कर रहा है, अतः यह अवयवी भाव समास कहा जाएगा या उसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसी प्रकार अगर लिया जाए प्रतिरूप, तो वो भी एक अवयवी भाव समास है। अर्थात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रिक है अवयवी भाव समास के पकड़ने का, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या ट्रिक है, क्या नियम है। तो चलिए अगला हम लोग जानते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। बहुव्रीहि भाग को कैसे पकड़ेंगे, किस प्रकार ऑप्शन से जान पकड़ लेंगे कि ये बहुव्रीहि समास है, या किसी शब्द को कैसे जानेंगे कि यह एक बहुव्रीहि समास है। तो देखिए बहुव्रीहि समास को पकड़ने के लिए देखेंगे कि क्या वो शब्द जो है दिया गया है वो किसी चीज का उपनाम तो नहीं है। अगर उपनाम है तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि मतलब कि बहुव्रीहि समास, सबसे पहले देखेंगे कि क्या जो शब्द दिया गया है वो किसी देवता या किसी चीज का उपनाम तो नहीं है। अगर उपनाम होगा तो हम लोग बहुव्रीहि समास के उपनाम हो तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर में देखिए ये चंद्रशेखर हम लोग शिव को बोलते हैं,
मतलब कि इसका अर्थ होता है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो अर्थात शिव। ये शिव के उप नाम वाला शब्द है, अर्थात यह एक बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं चक्र प्राणी। तो देखिए चक्र मतलब तो चक्र हो गया, और प्राणी मतलब होता है हाथ। मतलब जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम लोग चक्र प्राणी कहते हैं, अर्थात वो है विष्णु। अर्थात ये भी किसी का उपनाम वाला शब्द है, अतः इसको भी हम लोग रखेंगे बहुव्रीहि के अंतर्गत। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अगला जानते हैं नए समास। नए समास को कैसे पहचानेंगे कि ये नए समास है। तो देखिए वैसा शब्द जिसमें न मतलब कि नहीं का बोध हो उसे हम लोग नए समास के अंतर्गत रखेंगे। मतलब नकारात्मक शब्द हो, नकारात्मक शब्द आए तो उसे हम लोग नए समास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे असंभव मतलब कि वह जो संभव न हो उसे हम लोग असंभव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नौ आ गया तो नौ से नए। इसी प्रकार लेंगे हम लोग जैसे अनादर, जिसका आदर न हो। तो देखिए यहाँ पर आ गया नौ, तो ये हो गया नए समास। तो आप लोगों को लगभग सभी समास के भेदों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और देखते हैं तत्पुरुष समास। अगर इन सभी के अलावा कोई और आता है तो उसे हम लोग तत्पुरुष के अंतर्गत रख देंगे, वो सही हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पहले जो संधि वाला वीडियो भेजा है उसको शुरू से अंत तक देख लें, क्योंकि उससे भी 3 अंक का प्रश्न पूछता है इंटर में। तो दोनों देखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इससे आपको 6 अंक एकदम पकड़ में आ जाएगा, हिंदी का 6 अंक। तो